नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर हर भाई हर बहन का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक है, जिस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य लगाएं। यहां से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं होती क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा का नियंत्रित परिवेश, या फिर कक्षा का अधिकारवादी परिवेश। तो ध्यान रखना, बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, क्योंकि इस परिवेश में बच्चे बिना किसी अवरोध के अपना अधिगम कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन बताइए आप लोग, क्या है, ठीक है कि ठीक नहीं है? बताइए आप लोग इन 4 ऑप्शनों में से क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए यहां पर क्या कहा गया है, वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। तो भैया ये गलत बात है। यह कथन कैसा है? ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध कर चुके हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर भैया ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। तो ध्यान रखिए भैया, जो विकास है यह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, इसलिए यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है भाई वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और चैनल को भैया सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर करें। चलिए यहां पर कहा गया है, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, या उसे उपदेश देना चाहिए, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, यदि बच्चा कोई असामाजिक व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है या कोई गलती कर रहा है तो आपको ना उसे दंड देना है, ना उसे बाहर निकालना है कक्षा से, ना शिकायत करना है, बल्कि आपको उसके कारण को जानने का प्रयास करना है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भैया ऑप्शन बी के साथ जाएगा। आप उसके असामाजिक व्यवहार का रीजन पता करेंगे, फिर आप उसका उपचार उसके बाद करेंगे कि आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 है। कहा गया है, मानव वृद्धि और विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम से, वातावरण से, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया मानव वृद्धि और विकास है यह भैया वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की कैसी भूमिका होती है? कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य, या फिर गौण? तो ध्यान रखिए भैया, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, और बच्चा परिवार के साथ जो भी ज्ञान अर्जित करता है वह बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तथा साथ साथ सामाजिक समायोजन की क्षमता में भी वृद्धि करता है। समझ गए आप लोग? चलिए प्रश्न क्रमांक 7
8 पार आते हैं। और क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया, ये भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बता दें। चलिए, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो देखिए भाई, थॉर्नडाइक महोदय ने अधिगम के प्राथमिक नियम या कहा जाए मुख्य नियम 3 दिए हैं। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ये तीनों क्या है? मुख्य नियम है। लेकिन जो ऑप्शन ए में कहा गया है ये मुख्य नियम के अंतर्गत नहीं आएगा, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आएगा गौण नियम के अंतर्गत। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। और आप सभी लोग भाई सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देते जाएं या कॉपी में लिखते जाएं और आप बताएं आपने 30 में से कितना स्कोर किया है। चलिए, यहां पर बोला गया है प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष है। बताइए प्रगतिशील शिक्षा में जो कक्षा कक्ष है वो कैसा होना चाहिए? तो देखिए भैया, प्रगतिशील कक्षा होती क्या है? तो ध्यान रखिए, प्रगतिशील शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें बालक स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा वहां का वातावरण भी प्रजातांत्रिक होता है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भैया ऑप्शन ए के साथ जाएगा कि वहां का जो वातावरण है वो कैसा होगा? लोकतांत्रिक होगा और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। ठीक है, राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ ही चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो यहां पर एक शब्द आया है शारीरिक गतिक बुद्धि। ये क्या होता है भाई? तो ध्यान रखिए, शारीरिक गतिक बुद्धि से तात्पर्य है शारीरिक गति पर नियंत्रण करने व उसमें प्रवीणता लाने की क्षमता। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इस प्रकार की बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था होती है शल्य चिकित्सा। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ध्यान रखिए, वर्ष 1910 ईस्वी में जुंग ने व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का निर्माण किया था। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? तो भाई लोग आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ लो। देखिए, बच्चे भाषा अर्जित इसलिए करते हैं जिससे वह इसके माध्यम से वे अपने भावों तथा जिससे भी अपने भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचा सके और दूसरे के भावों और विचारों को ग्रहण करने में सक्षम हो सके। तो इससे भैया ये स्पष्ट हो जाता है कि भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव होता है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर भैया वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक नीतिपरक है, शिक्षाप्रद है, सही दृष्टिकोण वाला है या फिर लिंग पक्षपाती है।
तो ध्यान रखिए भैया, जहां पर भी लड़के लड़कियों में तुलना की जाए, पढ़ते समय किसी को कम या बड़ा बताया जाए, तो ये दर्शाता है लिंग पक्षपात को। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। लेकिन शिक्षक को भैया बिना पक्षपात किए सभी को समान रूप से अवसर उपलब्ध है कराना चाहिए। एक शिक्षक वही होता है जो सबसे अच्छा होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। भाषा, बताइए जो भाषा है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है या हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो यहां पर आप लोग समझ लो भाई, भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से अवगत होते हैं तथा भाषा प्रत्येक व्यक्ति के विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो यहां पर भैया जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। जो हमारी जो भाषा है ये हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है, ये समझाने की बात नहीं, आप समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। क्या बोला गया भैया यहाँ पर, एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र मतलब कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने का हेतु कहता है। तो बताइए वह क्या करना चाहता है। विद्यार्थियों की स्मृति को मंथर गति से जागृत कर रही है, रचनात्मक आकलन कर रही है, या फिर छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लेखन की क्षमता का परीक्षण कर रही है, या फिर छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रही है। तो ध्यान रखिए यहां पर क्या है भाई, कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने की बात की जा रही है, अर्थात यहां पर वह रचनात्मक आकलन कर रही है या कर रहा है। राइट आंसर यहां पर भैया हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, रचनात्मक आकलन में क्या होता है, कुछ नया होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा होता है, नामित, अनुपात, क्रमिक या फिर अंतराल। तो ध्यान रखिए भाई लोग, मापन के स्तरों को मापने के लिए सबसे अच्छी विधि होती है अनुपात विधि, जिसमें दो या अधिक तथ्यों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है। और इस विधि की सबसे अच्छी खासियत होती है इसमें मापन में त्रुटि की संभावना न्यूनतम होती है। तो इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। बताइए आप लोग, जो शिक्षक है समाज के वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से कैसे पूरा कर सकता है। तो भैया कैसे कर सकता है, कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। ठीक है, चलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि शिक्षक का कर्तव्य होता है आप बच्चे के अनुरूप ही शिक्षा दें और प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता को जाने, उसी के अनुरूप आपको शिक्षा देनी चाहिए। एक बच्चे की कॉपी में लिखने के विपरीत, समझ गए इसको, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। देखिए भैया, बच्चा कॉपी में क्या करता है, विपरीत छवियां, दर्पण छवि जैसी गलतियां मिलती हैं। तो बताना है जो बच्चा है यह कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, अधिगम में असुविधा का, अधिगम में कठिनाई का, अधिगम में आसक्तता का, या फिर अधिगम में समस्या का। तो भैया जो बच्चा है यह अधिगम में आसक्तता का प्रदर्शन कर रहा है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, आसक्तता का अर्थ होता है कमी। ठीक है, चलिए प्रश्न के जवाब 18 पर आते हैं।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है क्या? तो भैया ये तो गलत है। जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। बिल्कुल भैया ये गलत है। तो विद्यालयों पर भार पड़ेगा? नहीं, बल्कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। राइट आंसर भैया यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए भाई, एनसीएफ 2005 के अनुसार समायोजन में क्या है? देखिए भैया, इस प्रकार की शिक्षा में विभिन्न बुद्धि लब्धि वाले छात्र एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है? छात्रों में समायोजन की क्षमता का विकास होता है तथा जो शिक्षक है छात्रों की समस्याओं को आसानी से समझ जाता है और उनका उपयुक्त समाधान करता है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर भैया वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना और विशेष और सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ाने की सुविधा देना। ठीक है, ये होता है यहां पर हमारा करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिसलेक्सिक हैं, प्रत्यास्थी हैं या फिर सृजनात्मक हैं। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। तो देखिए, अलग अलग सोच वाले पैटर्न की यहां पर बात की गई है। तो भैया ये पहचान किसकी करेंगे? जो बच्चे सृजनात्मक हैं। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं यह किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करते हैं तथा उनका नवीन समाधान प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। कहा गया है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? बताइए आप लोग, क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर? तो भैया चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये जो कथन है ये दिया गया था भाई रोस के अनुसार। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। अधिगम वक्र में पठार बनता है। बताइए जो अधिगम का भैया वक्र है ये पठार यहां पर कब बनता है? तो ध्यान रखिए भैया, अधिगम पठार होता क्या है? सीखने की गति हमेशा भैया हम सभी जानते हैं एक जैसी नहीं रहती है। ठीक है, कभी सीखने की गति में तीव्रता आती है तो कभी मंदता आती है। तो जहां पर सीखने की जो गति है बहुत धीमी पड़ जाती है, ना के बराबर होती है, उसे कहा जाता है अधिगम पठार। और इसका जो मुख्य रीजन है वो देखिए, परिपक्वता होगा क्या? नहीं होगा। अभिप्रेरणा होगा क्या? अभिरुचि नहीं, बल्कि क्या है? थकान के कारण भैया अधिगम का मुख्य पठार बनता है। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 23 पर। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? बताइए जो संरचनात्मक ढांचा होता है इसमें बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो भैया इसमें बच्चे को एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। जो अवधान होता है, बताइए इसमें जो आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ कारक हैं, या तो आंतरिक का है या व्यक्तिनिष्ठ, बताइए कौन से हैं आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक? तो देखिए यहां पर आप लोग एक चीज नोट करें, आंतरिक या व्यक्तिनिष्ठ की बात हुई है तो यहां पर इसमें देखिए इसमें तो आंतरिक है नहीं है, क्योंकि इसमें पुरस्कार दंड ये बाह्य कारक के अंतर्गत भी आ जाएंगे। तो यहां पर हम देखें प्रकाश ध्वनि नहीं, बल्कि क्या है
रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, ये होंगे भैया हमारे आंतरिक निर्धारक है। राइट आंसर हमारा पर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो देखिए भाई, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? भैया प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ठीक है, यदि आप अपने पहले अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करते हैं तो प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस खबर को खालिस्तान के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो देखिए भाई, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। ठीक है, इसको समझा जा सकता है पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत पर। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। देखिए, पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार दैहिक मांगों को व्यक्ति को सबसे पहले ऊपर रखता है, जिसमें भोजन, पानी आदि आते हैं। उसके बाद अन्य मांग जैसे सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग, सम्मान मांग या आत्म अनुभूति मांग आता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 27, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? बताइए इसमें से ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक है जो अधिगम में योगदान नहीं देता है? तो भैया अधिगम की इच्छा तो देता है, प्रेरणा, रुचि बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी में कहा गया है विषय वस्तु का स्वरूप, तो ये मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत विषय वस्तु का स्वरूप नहीं आएगा, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो यहां पर हम देखें विश्वास, संप्रेषण और साक्षात्कार। भैया ये तो परामर्श के तत्व होते हैं, लेकिन जो वृत्तिक वृद्धि है ये परामर्श का तत्व नहीं होगा। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। टीएटी का उद्देश्य इनमें से किसका मापन है? टीएटी परीक्षण है, बताना है टीएटी का जो उद्देश्य है निम्न में से किसका मापन करना है? बौद्धिक क्षमता का, अभिक्षमता का, अभिव्यक्ति का या फिर मूल्य का। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक प्रश्न देता हूं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 29 का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। हम चलते हैं सीधा प्रश्न क्रमांक 30 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का भाव, सीखने की मात्रा या फिर शिक्षक की योग्यता। तो देखिए भैया, अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत बालकों में भूलने की प्रवृत्ति उनमें उत्पन्न मानसिक या शारीरिक दोष की वजह से होती है, और इसके अलावा जो भूलने की प्रवृत्ति होती है यह मानसिक द्वंद्वता, पुनरावृत्ति के अभाव, और यदि आप अधिकता में सीखते हैं तो भी हो सकता है भूलने का कारण। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर देखिए मानसिक द्वंद्वता, सीखने की मात्रा और पुनरावृत्ति। ये तो भैया भूलने के हमारे यहां पर रीजन हो सकते हैं, लेकिन शिक्षक की योग्यता है ये भूलने का कारण नहीं है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई भैया सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।